हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके गायनी और ऑब्सगायनी के टॉपिक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मैनेजमेंट आई गेस हम सबको आना चाहिए एज अ MBBS स्टूडेंट्स, राइट। और ये पूछा भी जाता है हमसे अपने एग्जाम्स में, और आप कहीं के भी एग्जाम्स लिखोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो पोस्टपार्टम हेमरेज बेसिकली होता क्या है? हेमरेज, एनी हेमरेज आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, दैट इज टर्म्ड एज पोस्टपार्टम। इसको हम लोग 4 कैटेगरी में बांटते हैं: टिश्यू, टोन, थ्रोम्बिन और अदर, मतलब टर्म्स, ठीक है ना। टिश्यू, टोन, थ्रोम्बिन और अदर मतलब कैटेगरी, या ट्रॉमा कह सकते हो, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं। हेमरेज इज द मोस्ट कॉमन, हेमरेज जो है ये क्या है? मोस्ट कॉमन डायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्री। जो हेमरेज है वो सबसे बड़ा कारण है कि मैटरनल मोर्टेलिटी अपने यहाँ इंडिया में ज़्यादा होती है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ दिस केसेस ड्यू टू PPH। जो ज़्यादातर केसेस हैं ये PPH होते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है कुछ इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ब्लड लॉस ऑफ 500 ml और मोर, 500 ml या आधा लीटर खून का लॉस इन केस ऑफ वजाइनल डिलीवरी फॉलोड बाय बर्थ ऑफ द बेबी, ठीक है। फॉलोइंग बर्थ ऑफ बेबी का बर्थ हुआ, 500 ml से ज़्यादा या 500 ml या उससे ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो गया तो उसी को क्या कहते हैं हम? PPH, राइट। डिक्रीज इन हेमाटोक्रिट बाय 10% और मोर आफ्टर डिलीवरी। अगर डिलीवरी के बाद में हेमाटोक्रिट अपना 10% या उससे ज़्यादा घट गया तो क्या हो जाएगा? PPH। ये ACOG की डिफरेंशिएशन है, राइट। एनी अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायरिंग 1 यूनिट और मोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द पोस्टपार्टम पीरियड। कोई भी अमाउंट ऑफ ब्लड जो लॉस हुआ जिसके कारण हमें उसे 1 यूनिट या मोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा इन द पोस्टपार्टम पीरियड, उसको भी पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक्ट following the birth of the baby up to the end of the puerperium which causes hemodynamic instability in the patient। कोई भी bleeding in the genital tract following from the birth of the delivery to the end of the puerperium which causes hemodynamic instability in the patient, ठीक है। 4 डेफिनेशन है, क्या समझो? 500 ml या उससे ज़्यादा अगर तुम्हारा क्या हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए आफ्टर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी, या हेमाटोक्रिट जो है 10% या उससे ज़्यादा गिर जाए फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी, या तुम्हें PPH जो मतलब कि फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी तुम्हें 1 यूनिट या उससे ज़्यादा का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़े, या कोई भी ब्लीडिंग थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी जो मदर में हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी करा दे, राइट। ये होता है तुम्हारा पोस्टपार्टम हेमरेज का डेफिनेशन। अब टाइप्स ऑफ PPH क्या हो सकते हैं? 2 तरह के PPH हो सकते हैं। एक प्राइमरी PPH, एक होता है सेकेंडरी PPH, जिसको रिएक्शनरी PPH भी कहते हैं, राइट। तो प्राइमरी PPH क्या होता है? हेमरेज ऑकरिंग विद इन 24 आवर्स। ये 24 घंटे के अंदर होता है फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। 24 घंटे के अंदर जो हेमरेज हो जाए वो क्या है तुम्हारा? ये है प्राइमरी PPH। हेमरेज ऑकरिंग आफ्टर 24 आवर्स एंड अप टू 6 वीक्स पोस्टपार्टम। सेकेंडरी हेमरेज कहाँ से कहाँ तक होता है? सेकेंडरी PPH जो है तुम्हारा 24 घंटे के बाद से लेके 6 वीक तक हो सकता है। प्राइमरी PPH का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एटोनिक PPH, जिसके आगे मैं बात करूंगा। और सेकेंडरी PPH का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? रिटेन प्लेसेंटा, ठीक है ना। कॉजेज ऑफ PPH 4T मैंने बताए थे: टिश्यू, टोन, थ्रोम्बिन, ट्रॉमा, ठीक है। तो टोन में क्या है? सबसे पहले हम लोग टोन की बात करते हैं। एटोनिक PPH सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में अगर आप लोग MBBS का एग्जाम लिखने जा रहे हो, ठीक है ना, अभी तो नेक्स्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा तो हो सकता है MBBS के एग्जाम में ये ना पूछे, लेकिन एटोनिक PPH का मैनेजमेंट हम सभी को आना चाहिए अक्रॉस द कंट्री, राइट। और ये आपसे कहीं ना कहीं तो घूम फिर के आएगा, अभी नहीं आएगा तो आपसे वाइवा में आएगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट 2 तो देना ही है ना, तो नेक्स्ट 2 में ही पूछ देगा आपसे, ठीक। जाए तो ये आपके जो भी पेपर्स हैं, जो भी नेक्स्ट का पेपर होगा उसमें एटोनिक PPH का मैनेजमेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। होगा ही होगा, ठीक। तो टोन की बात करेंगे। एटोनिक PPH मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी PPH, सबसे बड़ा कॉज है प्राइमरी PPH का, राइट। प्राइमरी PPH कब तक? जो 24 घंटे के अंदर हो जाए, ठीक। सबसे 90% केसेस कंस्टिट्यूट करता है। ब्लीडिंग occurs that the blood vessel is not obliterated by contraction and retraction of uterine muscle fibers। अभी क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है बेसिकली वो कैसे स्टॉप होती है? क्योंकि यूट्राइन, जो देखो यूट्राइन मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक।
अब मान लो कि कैसे हमारी ब्लीडिंग स्टॉप होगी नॉर्मल डिलीवरी के बाद में, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वेसल दब जाएंगी, ब्लड वेसल दब गई तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एटोनिक पीपीएच में टोन तो प्रॉपर है नहीं, ठीक है, यूट्रस प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट भी किया, इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस द ब्लड वेसल डजंट ऑब्लिटेट, दैट कैन लीड टू ब्लीडिंग। समझ में आती है ये चीज़? तो ये हो गया टोन। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या है इसके? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स पहला क्या हो सकता है, ग्रैंड मल्टीपैरा, बहुत बार उसने डिलीवरी कराई, बहुत बार उसको पैरिटी हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैरिटी है उसकी, राइट, बहुत बार उसने डिलीवरी कराई है। माल न्यूट्रिशन या एनीमिया, ठीक है ना। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एटोनिक पीपीएच, प्रीवियस हिस्ट्री है एटोनिक पीपीएच की, माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, ग्रैंड मल्टीपैरा है, एपीएच की हिस्ट्री रही है, ठीक है, ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस रहा है। ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस रहेगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे कि पॉलीहेड्रोमिया उसके केस में हो गया, ट्विंस हो गया, या मैक्रोसोमिया हो गया, प्रीक्लैम्सिया, हाइपरटेंशन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, ऑब्वियसली यूट्राइन मालफॉर्मेशंस कुछ कुछ हो सकते हैं, ठीक है ना। मिसमैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हमने कार्य से नहीं मैनेज किया तो उसके कारण से भी ये एटोनिक पीपीएच प्रेसिपिटेट कर सकता है, राइट। ये बात समझ में आती है आपको। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रॉमेटिक पीपीएच, जेनाइटल ट्रैक्ट इंजरी लाइक लैसरेशन ऑफ सर्विक्स, वजाइना, पेरिनियम, ठीक है ना। तो हो सकता है जेनाइटल ट्रैक्ट की इंजरी हो। कैसी इंजरी? लैसरेशन हो जाए, कहाँ कहाँ का लैसरेशन भाई, ठीक है, कहाँ कहाँ का लैसरेशन हो सकता है, सर्विक्स का, वजाइना का, पेरिनियम का लैसरेशन हो सकते हैं, कॉल्पोरेक्सिस हो सकता है, रप्चर ऑफ यूट्रस हो सकता है, ठीक है ना, ये सब हो सकता है, ठीक। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है? इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कराने की कोशिश की हमने, फोर्सेप्स लगा के, ठीक है, हो सकता है ट्रॉमा हो सकता है। वजाइनल बर्थ आफ्टर सीजेरियन, सीजेरियन के बाद से हमने वजाइनल बर्थ करने की कोशिश की, सीजेरियन हम कर रहे थे, उसके बाद हमने वजाइनल बर्थ के लिए ट्राई किया। फेस टू प्यूबिस डिलीवरी, फेस टू प्यूबिस मतलब फेस जो है प्यूबिस की तरफ से डिलीवरी हो रहा है। प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है, मैक्रोसोमिया हो सकता है, ठीक है ना। मैक्रोसोमिया है तो आया बच्चा सर फट गया, मतलब कि वो उसका लेसरेशन हो गया, सर्विक्स वजाइना, ठीक है, सर बड़ा था। प्रेसिपिटेट लेबर हम लोग प्रेसिपिटेट करा दिया, नहीं अभी हो रहा है, डायलेशन फुल नहीं हुआ है, लेकिन हमने फिर भी प्रेसिपिटेट करा दिया तो भाई वो टीयर कर सकता है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी ऑब्वियसली फोर्सेप्स का एप्लीकेशन। वजाइनल बर्थ आफ्टर सीजेरियन, सीजेरियन हो चुका है बंदे को, ठीक है ना, हमने फिर भी वजाइनल बर्थ के लिए ट्राई किया, ठीक है, सूचर का डेहिसेंस हुआ, हो गया बंदा, फिर टीयर हो गया, रप्चर हो गया। फेस टू प्यूबिस डिलीवरी हो सकता है, फेस टू प्यूबिस डिलीवरी करा रहे थे हम, दिक्कत हो गई। थ्रोम्बिन, ठीक है ना। थ्रोम्बिन में क्या है कि DIC हाइपोफाइब्रिनोजेनिमिया आर रेयर कॉजेज ऑफ पीपीएच। DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन और हाइपोफाइब्रिनोजेनिमिया अगर हो जाए तो ये रेयर कॉजेज हैं इसके। कोएगुलोपैथी होता है बेसिकली कॉज। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं? एब्रप्शन हो जाए, ठीक है, सेप्सिस हो जाए, इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाए, सीवियर प्रीक्लैम्सिया, हेल्प सिंड्रोम, इन सब केसेस में हो सकता है। कैसे कैसे सिंड्रोम? हेल्प सिंड्रोम, ठीक है, सेप्सिस हो जाए, ठीक है, और तुम्हारा सीवियर प्रीक्लैम्सिया, एब्रप्शन याद रखो, सेप्सिस याद रखो, सीवियर प्रीक्लैम्सिया और हेल्प सिंड्रोम याद रखो, ठीक है। ये अगर याद रहता है तो बहुत ही बढ़िया। एब्रप्शन, सेप्सिस, सीवियर प्रीक्लैम्सिया, हेल्प सिंड्रोम। और टिश्यू हो जाए, टिश्यू क्या है? टिश्यू और अदर कॉजेज में है, उसमें क्या होता है? रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, इसके कारण से भी आपका ये पीपीएच हो सकता है, राइट। तो क्या क्या चार चीज़ें हुई? टोन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन, राइट। समझ में आती है चीज़। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पीपीएच। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, एटोनिक पीपीएच की, जो हम लोग से पूछा जाता है एग्जाम में, एटोनिक पीपीएच, ठीक। अब हमने पेशेंट आया हमारे पास, सोचो आपके पास पेशेंट आया तो हमने इसका कैसे मैनेजमेंट करना है? एक जनरल मैनेजमेंट करना है तो अपना स्पेसिफिक मैनेजमेंट करोगे, पहले जनरल करोगे भाई। पहले क्या करो? सबसे पहला काम करना है हमेशा, अगर पीपीएच का केस है, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है, कॉल फॉर एक्स्ट्रा हेल्प। तुम्हारे डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं, ऑब्स एंड गायनी वाले में जितने लोग हैं, उनको बुलाओगे, कहोगे हाँ भाई हेल्प कर दो हमारी, ठीक है, पेशेंट को रिसर्टिफिकेट करना है, पीपीएच में आ रही है बंदे, ठीक। सबसे पहले क्या करते हो? आईवी कैन्यूला डालते हो, टू लार्ज बोर्ड आईवी कैन्यूला डाल दो, वाइट बोर्ड आईवी कैन्यूला, ठीक। सेट ब्लड फॉर ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, ब्लड को भेज दो ग्रुपिंग के लिए, क्रॉस मैचिंग के, पीपीएच हो रहा है, हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तुरंत क्रॉस मैचिंग के लिए भेज दो। आईवी फ्लूइड्स चढ़ाओ, क्रिस्टलॉइड्स, कोलॉइड्स, ठीक है, इन्फ्यूज नॉर्मल सलाइन दो, 2 लीटर रैपिडली, प्लाज्मा एक्सपेंडर डोज है हिमासील के नाम से, ठीक है, ये सब दे दो। आईवी फ्लूइड्स, क्रिस्टलाइड्स, कोलॉइड्स, नॉर्मल सलाइन, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, ये सब दे दो। कैथेटराइज कर दो, फोलिस कैथेटर डाल दो द पेशेंट, और मॉनिटर करो यूरिन आउटपुट को,
कैथेटराइज कर दो और उसके बाद यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करो। पुलिस कैथेटर डाल के यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है। टू मॉनिटर द वाइटल्स लाइक पल्स, बीपी, सीवीपी इफ नीडेड। क्या करना है हमें? वाइटल्स को मॉनिटर करना है, ठीक है, हमने वाइटल्स को मॉनिटर करना है, ठीक है, जैसे कि पल्स, बीपी, सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर इफ नीडेड। हमने क्या करना है? वाइटल्स को मॉनिटर करना। कैसे वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे? जैसे कि पल्स, बीपी, सीवीपी, कैसे करना है? करना ही है भाई, हमने वाइटल्स को मॉनिटर करना है, जैसे पल्स, बीपी, सीवीपी इफ नीडेड, ठीक है, वाइटल्स को हमने मॉनिटर करना है, समझिए बात को। गिव ऑक्सीजन बाय मास्क, ऑक्सीजन दो मास्क से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बीटी कर दो, ठीक है। तो क्या क्या करना है? कॉल फॉर एक्स्ट्रा हेल्प, आईवी कैनुला डालोगे, सेंड ब्लड फॉर क्रॉस मैचिंग कर दो, ठीक है ना। उसके बाद आईवी इन्फ्यूजन, मतलब कि ये सब क्रिस्टलॉइड्स, सोलॉइड्स दे दो। पल्स, बीपी, सीवीपी मॉनिटर करो, ठीक है, और उसके बाद कैटेटराइज कर दो, मतलब यूरिन आउटपुट मेंटेन करने के, ऑक्सीजन दो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो, ठीक। ये जनरल मैनेजमेंट हो गया। जनरल मैनेजमेंट जो हर जगह आप लोग बेसिकली करते हो कि पेशेंट अगर अनस्टेबल कोई पेशेंट आता है तो आप लोग क्या जनरल मैनेजमेंट करते हो? स्पेसिफिक, सबसे पहली बात, पाल्पेट करो एब्डोमेन को टू फील द यूट्रस। एटॉनिक पीपीएच में सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी है कि तुम्हें पाल्पेट करना है एब्डोमेन को, ताकि वो तुम्हारा यूट्रस फील हो रहा है कि नहीं। अगर उसका यूट्रस फील हो रहा है तो मतलब कि टोन है, अगर नहीं फील हो रहा है तो मतलब टोन गायब है। इफ द यूट्रस इज फ्लैबी, अगर वो यूट्रस फ्लैबी है, मतलब एकदम अजीब सा, ठीक है ना, फ्लैबी मतलब समझ रहे होगे आई गेस, ठीक है, फ्लैबी है यूट्रस, तो क्या होगा? वो एटॉनिक पीपीएच है। इफ द यूट्रस इज वेल कॉन्ट्रैक्टेड एंड फर्म, द ब्लीडिंग इज ड्यू टू ट्रॉमा। अब क्या है? यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड है, फर्म है, यूट्रस अपनी तरह पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है ये ट्रॉमा हो। ऑब्वियसली भाई, कहीं का लेसरेशन, टीयर हो जाए, सर यूट्राइन रप्चर हो जाए या कॉल्पोरेक्सिस हो जाए, तो क्या हो सकता है? ट्रॉमा हो, ट्रॉमेटिक कॉज हो सकता है। समझ में आती है ये बात? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक मैनेजमेंट हो गया। अब एटॉनिक पीपीएच की हम प्रॉपर एटॉनिक पीपीएच पे आते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर एटॉनिक पीपीएच मेडिकल मैनेजमेंट कैसे कराओगे? सबसे पहली बात, मसाज करो यूट्रस का, कोशिश करो कि मसाज से ही यूट्रस का टोनिसिटी वापस आ जाए। दूसरा क्या करो? यूज़ ऑफ यूट्रोटॉनिक ड्रग्स, यूट्रोटॉनिक ड्रग्स दे दो, ठीक है ना। अब यूट्रोटॉनिक ड्रग्स में क्या क्या आता है? आईवी इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का ड्रिप दे दो। ऑक्सीटोसिन से क्या होता है? बेसिकली यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शंस वापस आ सकते हैं। अब ये कैसे देना है? 10 to 20 यूनिट्स इन 500 ml ऑफ सलाइन, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन कैसे दोगे? 10 to 20 यूनिट्स इन 500 ml सलाइन एट 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। किसी का याद रखो ना याद रखो, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का याद रखना चाहिए। कितना? 10 to 20 यूनिट्स इन 500 ml सलाइन, आधा लीटर मतलब कि नॉर्मल सलाइन में 10 to 20 यूनिट्स आधा लीटर सलाइन में एट 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट, 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट भी याद रखना है। 10 to 20, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 to 20 यूनिट्स इन आधा लीटर सलाइन, 500 ml ऑफ सलाइन एट द रेट ऑफ 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है एटॉनिक पीपीएच का। इसके अलावा एक इंजेक्शन मेथर्जिन आ सकता है, जिसको 2.2 मिलीग्राम आईवी तुम दे सकते हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंजेक्शन मेथर्जिन नई डोज याद होती, कोई बात नहीं। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 दे सकते हो, कार्बोप्लॉस, जैसे कि इसका इनिशियल डोज जो होता है 0.25 मिलीग्राम IM होता है, और रिपीटेड इफ़ नेसेसरी एट 15 to 90 पर मिनट्स टू मैक्स 8 डोजेस, ठीक है, 8 डोजेस तक दे सकते हैं, ठीक है, मतलब 2 मिलीग्राम तक हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। और रिपीट कर सकते हैं 15 से 90 मिनट में। इनिशियल डोज 0.25 मिलीग्राम का होगा, ठीक है, 0.2 मिलीग्राम। 0.2 मिलीग्राम तुम्हारा उसके लिए आईवी मिथर्जिन था। ये प्रोस्टाग्लैंडिन F2 जो है कार्बोप्लॉस्ट, ये कैसे देते हैं? 0.2 मिलीग्राम, ठीक है, IM देते हैं इसको, और ये रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम 8 डोजेस है हर 15 से 90 मिनट में, ठीक। इसके अलावा मीजोप्रॉस दे सकते हो। कार्बेटोसिन इज न्यूअर ड्रग, कार्बेटोसिन जो होता है एक न्यूअर ड्रग है, वो अभी ट्रायल में चल रही है कि हाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं मीजोप्रॉस्ट हो सकता है सिंथेटिक। इसके अलावा क्या कर सकते हो? कुछ इंट्रा यूट्राइन पैकिंग ट्राई कर सकते हो। इफ द यूट्राइन एटोनिसिटी परसिस्ट, द इंट्रा यूट्राइन पैकिंग इज डन। अगर यूट्राइन की एटोनिसिटी जो है परसिस्ट कर रही है, अभी भी यूट्रस जो है एटॉनिक है, एटॉनिक पीपीएच में चल रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या कर दो? इंट्रा यूट्राइन पैकिंग कर दो, उसको पैक कर दो, ठीक है, पैकिंग कर दो, पैकिंग इज डन, राइट। इसमें एक पैक होता है जिसका नाम है सिपकास पैक। सिपकास पैक क्या होता है? इसमें कॉन्डम इन्फ्लेटेड विद सलाइन एक्ट्स एट टेम्पोनाड। इसमें क्या करते हैं कि देखो, ये एक बॉटल है, ये NS है तुम्हारा, ठीक है ना,
ये इसके कनेक्ट कर देते हैं कॉन्डम से, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, सलाइन डाल देते हैं, वार्म सलाइन डालते हैं, ठीक। और मतलब वार्म एकदम, मतलब कि एकदम गर्म नहीं डाल देंगे कि हाँ दिक्कत कर जाए, सलाइन डालेंगे मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाला डाल देंगे, और फिर इससे कॉन्डम जो है इन्फ्लेट हो जाएगा। कॉन्डम इन्फ्लेट होगा तो यूट्रस की वॉल को वो मतलब प्रेशर देगा। यूट्रस की वॉल को प्रेशर दिया तो क्या होगा, तुम्हारी यूट्रस का जो ए टॉनिक है वो प्रॉपर हो सकता है टोन में आ जाए, और उससे क्या होगा, ब्लड वेसल भी दबेंगी अगर इसको दबाए हमने, मतलब कि ये जो इन्फ्लेट हो गया तो ये ब्लड वेसल्स को भी दबाएगा यूट्राइन वॉल्स के थ्रू। समझ में आता है। अरे यार कोई एक चीज़ समझो, जैसे ये मान लो मेरी यूट्रस है, ठीक है ना, ये यूट्रस है, इधर हमने बैलून डाल दिया, ठीक। अब बैलून डाल दिया तो ये बैलून फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, मेरी यूट्रस की वॉल्स को ये पुश करेगा। यूट्रस की वॉल्स को पुश किया तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगी वो भी दबेंगी। अब ब्लड वेसल दबेंगी तो अपना जो है ब्लीडिंग कम होने लगेगी, ठीक। यही चीज़ है। कॉन्डम इन्फ्लेटेड विद सलाइन एक्ट्स एट ए टेम्पोनाट। बाकरी बैलून और सिंक्स टेकन ब्लैकमोर ट्यूब कैन ऑल्सो बी यूज। ये कहाँ और यूज़ होता है, अपर GI हेमरेज में भी यूज़ करते हैं बाकरी बैलून और सिंक्स टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। दिस कैन अवॉइड अ हिस्टेक्टमी इन अराउंड 80% पेशेंट। स्वीकार्स पैक जो होता है 80% महिलाओं में तुम्हारा हिस्टेक्टमी अवॉइड कर सकते हैं। अब हिस्टेक्टमी और एटॉनिक PPH का क्या रिलेशन है मैं बताता हूँ, समझो। कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसका ये पहला बच्चा है, ठीक है ना। अभी शी डिज़ायर्स टू हैव वन मोर बेबी, ठीक है, हमने हिस्टेक्टमी कर दी तो भाई उसकी बेबी नहीं हो पाएगी ना। वो तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकते हैं कि आपके पास डॉक्टर साहब ऑप्शंस थे, आपने वो ऑप्शंस क्यों नहीं लगाया, आपने डायरेक्ट हिस्टेक्टमी कर दी। समझ रहे हो। हाँ इमरजेंसी कंडीशन हो सकता था तो अब कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हिस्टेक्टमी इज़ वेरी आई थिंक इज़ वेरी मतलब कि अनवांटेड थिंग दैट नीड्स टू बी डन इन केस ऑफ एटॉनिक PPH। अगर हम लोग कंजर्वेटिवली या इस तरीके से मैनेज कर ले तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर किसी की भी नॉर्मल फिजियोलॉजी को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है ना। कि आज की डेट में क्या करते हैं, कुछ सिस्ट हुआ तो ओवरी हटा देते हैं, तो बंदा वो पागल हो जाता है। फिर वो लेडी, उसका लाइफ इज़ नेक्स्ट टू हेल्थ, बिकॉज उसको हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स अभी 35 ईयर्स पे आने लगते हैं। तो ये नहीं करना है, ठीक है ना। हमें डॉक्टर की तरह सोचना है, एक इंसान की भी तरह सोचना है, ठीक है ना। हमेशा पेशेंट, देखो पेशेंट मशीन नहीं है, पेशेंट इंसान है। मशीन तब ट्रीट करते हो जब तुम्हारे पास कोमाटोज स्टेट पे आता है, तब तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है ना दादा। मशीन नहीं ट्रीट करना है, हमें इंसान ट्रीट करना है, ठीक है। हमें रिपोर्ट्स भी नहीं ट्रीट करनी है, हमें इंसान ट्रीट करना है, तो ये समझ के करना है हमें, ठीक। नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। इफ़ ऑल दीज मेडिकल मेथड्स फेल टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, दैट सर्जिकल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। अभी हमने मेडिकल मैनेजमेंट करके देख लिया, अभी कुछ नहीं फ़ायदा हुआ अपने को, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो क्या करते हैं इसमें, स्टेप वाइज डीवेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस। अब देखो यूट्रस की वेस्कुलराइजेशन को हमको स्टेप वाइज डीवेस्कुलराइज करना है कि भाई अगर कोई वेसल है उसके कारण से ब्लीडिंग हो रहा है तो स्टेप वाइज डीवेस्कुलराइज करके देखेंगे यहाँ उससे फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। तो सबसे पहले ही तो हम क्या कर सकते हैं, यूट्राइन आर्टरी का लाइगेशन कर दिया, जैसे दिखा रहा है, सूचर लगा दिए, यूट्राइन आर्टरी का लाइगेशन कर सकते हैं, ठीक। इंटरनल आइलिएक आर्टरी का लाइगेशन, इसको हम ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। लाइगेशन ऑफ इंटरनल आइलिएक आर्टरी एंटीरियर डिवीजन एट टाइम्स रिड्यूसेस द हेमरेज एप्रिशिएबली, ठीक है ना। इंटरनल आइलिएक आर्टरी का हमने एंटीरियर डिवीजन, ठीक है ना। उसमें एक निमोनिक था, आई गेस कि US ओमू करके मैंने कुछ बनाया था निमोनिक, ठीक है। यूट्राइन आर्टरी होती थी, ठीक है ना। इसके अलावा ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी होती थी, और ऐसे ऐसे करके 3-4 आर्टरियाँ होती थी, ठीक है ना। वो याद कर लेना यार क्या क्या थी, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत सारी आर्टरीज होती हैं उधर से यार निकलती है। एक एंटीरियर डिवीजन होता है, पोस्टीरियर डिवीजन, और पोस्टीरियर डिवीजन से कुछ और आर्टरी निकलती है, एंटीरियर डिवीजन से कुछ और आर्टरी होती हैं, ठीक है ना। तो देख लेना यार क्या क्या था, ठीक है ना। और इसके अलावा तुम्हारी इंटरनल आइलिएक आर्टरी का हम लोग लाइगेशन कर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंटरनल आइलिएक आर्टरी लाइगेशन इज 85% डिक्रीज। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है देख लो कि 85 डिक्रीज इन द पल्स प्रेशर इन आर्टरीज डिस्टल टू लाइगेशन। तो यहाँ से क्या होता है, डिस्टल टू लाइगेशन क्या होता है, 85% जो है डिक्रीज कर जाता है पल्स प्रेशर। 85% डिक्रीज इन पल्स प्रेशर इन आर्टरीज डिस्टल टू लाइगेशन। 85% जो है हमारा पल्स प्रेशर डिक्रीज कर जाता है डिस्टल टू लाइगेशन, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूट्राइन कंप्रेशन सूचर। कुछ यूट्राइन कंप्रेशन सूचर हो सकते हैं, जैसे बीलिन सूचर लगा दिया, या चो स्क्वायर सूचर लगा दिया, या हेमन सूचर लगा दिया। तो 3-4 नाम याद रख लो, यूट्राइन कंप्रेशन सूचर लगा सकते हैं, बीलिन, चो स्क्वायर, हेमन, ठीक है ना। यूट्राइन आर्टरी का इम्बोलाइजेशन कर सकते हैं,
ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्टेक्टमी इज यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्टेक्टमी को हम लोग लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज़ करते हैं। हिस्टेक्टमी इज परफॉर्म्ड एट और फॉलोइंग डिलीवरी मे बी लाइफ सेविंग इफ देयर इज सिवियर ऑब्स्ट्रक्टिकल हेमरेज। अब हिस्टेक्टमी हम लोग तब करते हैं जब उसको लाइफ सेविंग हेमरेज हो, मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज हो, सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिकल हेमरेज हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रहा है, ठीक है ना, हम नहीं बचा सकते। हम लोग अगर मेडिकल मैनेजमेंट करने गए तो बंदी मर जाएगी, तब हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्टेक्टमी को देख सकते हैं एक ऑप्शन की तरह। इट कैन बी कैरीड आउट इन कंजुगेशन विद सीजेरियन डिलीवरी और फॉलोइंग वेजाइनल डिलीवरी, कि इसको कंजुगेशन में करना है वेजाइनल डिलीवरी या सीजेरियन डिलीवरी के साथ। तो आई गेस ये रही बात आपकी पीपीएच के बारे में। आई गेस आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।